दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है चेतन प्रकाश के डायरेक्टर मिस्टर चरण प्रकाश कानकरिया जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग जो आप सेक्टर में हो, तो आप ये बताइए किस तरह की डायमंड ज्वेलरी की डिमांड उठ रही है और आपका जो सफर किस तरह से रहा उस बारे में आप बताइए। 2003 में मैं एक बार सूरत गया। वहाँ पर बाजार जो था सूरत का वो देखने लायक था और वहाँ मैं इम्प्रेस हुआ और मैंने सोचा कि ये काम चालू करना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में हम लोग पहले से थे। डायमंड ज्वेलरी मेरे परिवार में मैंने चालू किया 2006 में नागपुर में इस ऑफिस में। 2006 के बाद में स्टार्ट रहा। पहले कुछ 2-4 शॉपकीपर्स आए और बाद में धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ता गया। आज की स्थिति में मेरे पास नागपुर में नियर अबाउट 300 क्लाइंट्स हैं और बाकी आजू बाजू के शहर और जबलपुर तक हम लोग माल सप्लाई करते हैं। जबलपुर, यवतमाल, दारवा, दिग्रस माल सप्लाई करते हैं। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा इसमें। विशेषकर टीम वर्क जो हमारा है उस वजह से ये काम इस तरीके से फैला है। 2006 से आज 2023 चल रहा है। नियर अबाउट 16-17 ईयर्स इस क्षेत्र में मुझे काम करते हुए हो गए हैं। नागपुर में डायमंड ज्वेलरी का इतना नहीं था पहले 2006 में मैं जब आया था, पर आज ऐसा हो गया है कि 18 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी का डिमांड नागपुर में बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। उस हिसाब से सेलर्स जितने होना चाहिए उतने नहीं हैं, तो और भी नागपुर की पोटेंशियलिटी है। सर, ये भी देखा गया कि जो युवा और यंगस्टर्स जो लोग हैं, जो उनके अभी भी हाल में वेडिंग हुई है, तो उनमें डायमंड ज्वेलरी का क्रेज काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो हर किसी की चाहत होती है कि उससे डायमंड्स मिले या डायमंड्स के ज्वेलरीज हो वो ग्रहण करे। तो आप ये बताइए, तो अब लोगों में एक भ्रम ये भी रहता है काफ़ी महंगा होता है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? डायमंड ज्वेलरी महंगी होती है, ये भ्रम आने का कारण यही है कि डायमंड ज्वेलरी के प्राइसेस डिस्क्लोज नहीं हुआ करते थे पहले। जिस तरीके से सोने के भाव, चांदी के भाव पेपर में आ जाया करते 24 और 23 कैरेट के, उस तरीके से डायमंड के भाव कहीं भी छपते नहीं हैं। लेकिन रापापोर्ट करके एक पेपर आता है जिसके अंदर डायमंड के रेट्स डिस्क्लोज होते हैं और वो लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। उसके बाद में अब वेबसाइट्स भी बहुत सारी है जिसमें डायमंड के बारे में बहुत सारी जानकारी, डायमंड की क्लैरिटी, कलर के बारे में जानकारी, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप रहती है। सबसे बढ़िया डायमंड जिसको हम बोलते हैं वो FL यानी फ्लॉलेस, तो जिसके अंदर कोई इंक्लूजन नहीं होता है। सेकंड नंबर पर VVS1 आता है, थर्ड नंबर पर VVS2 आता है, यानी वेरी वेरी स्लाइट इंक्लूजन। VVS का जो लॉन्ग फॉर्म है वो वेरी वेरी स्लाइट इंक्लूजन है। और फोर्थ नंबर पर VS1, फिफ्थ नंबर पर VS2, उसके बाद SI, I1, I2, I3, इस तरीके से इसका ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग होने के बाद एक तो हो गया C, क्लैरिटी के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड C है कलर के बारे में। इसका कलर चालू होता है D से, तो D की अवेलेबिलिटी इंडिया में होती नहीं है। जितना भी माल प्रोड्यूस होता है वो सारा एक्सपोर्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ चलता है EFG जो वाइट में आता है, फिर HIJ थोड़ा सा पीला हो जाता है और JKL में पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मार्केट में माल वो चलता नहीं है। तो मैक्सिमम जो मार्केट में चलता है वो VVS, VS और EFGHI तक ज्वेलरी में माल चलता है। और ये सेकंड C के बारे में मैंने आपको बताया। थर्ड C होता है कट, और कट में आइडियल कट, प्रीमियम कट, गुड कट और पुअर कट, ये 4 कट होते हैं। और फोर्थ C होता है कैरेट वेट। सपोज 1 कैरेट का डायमंड अगर है, 1 कैरेट मतलब 200 मिलीग्राम का अगर डायमंड है, तो ये डायमंड का रेट मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी अगर लेते हैं तो 5 लाख to 7 लाख तक जाता है। सपोज इसी डायमंड के 100 टुकड़े हो जाते हैं, उसका भी वजन 1 कैरेट ही है, तो वो 42,000 से 52,000 तक अवेलेबल हो जाता है। यानी कैरेट वेट इस पे इफेक्ट करता है, कलर इस पे इफेक्ट करता है, कट इस पे इफेक्ट करता है और क्लैरिटी। ये 4C है इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ डायमंड हम कह सकते हैं। सर, ये भी देखा गया कि जैसे गोल्ड के जो स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अपना HDI है, अपना हॉलमार्किंग है, तो जो डायमंड है, डायमंड को सेंट्रल एजेंसी के थ्रू उसके लिए कुछ ऐसा पैमाना है क्या? नहीं, ऐसा हो गया है अब। जो बड़े डायमंड्स आते हैं नियर अबाउट 50 सेंट के ऊपर के, 50 सेंट यानी मैं आपको साइज समझाने के लिए बता दूं
कि एक तुअर दाल का जो दाना होता है वो नियर अबाउट 50 सेंट का वो साइज होता है। तो 50 सेंट पे लेज़र मार्किंग होने लग गया है अब, और लेज़र मार्किंग आप माइक्रोस्कोप से या 14x लेंस से आप लेज़र मार्किंग देख सकते हैं। वो यूनिक आईडी रहता है, वो नंबर एक ही होता है और वो नंबर कहीं भी आपको दूसरा अवेलेबल नहीं मिलेगा किसी भी डायमंड पर। तो ऐसा नहीं है कि डायमंड पर जैसे HUID है, हॉल मार्किंग है, वैसे डायमंड के भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं। बिना ज्वेलरी का हम कोई भी बिना सर्टिफिकेट का कोई भी ज्वेलरी हम बेचते नहीं हैं। सारी ज्वेलरी सर्टिफाइड होती है और सारे बड़े डायमंड्स भी होते हैं वो IGI, GIA, GCL ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉराइज्ड लैब्स है उनसे सर्टिफाइड होके आती है और उसी के द्वारा हम बेचते हैं। और सर ये भी देखा गया है कि जो डायमंड के प्रति लोगों में काफी क्रेज बढ़ते जा रहा है। तो अभी देखा गया कि अभी हर आउटलेट्स में अभी नागपुर में आपको डायमंड के कुछ न कुछ दिखाई देंगे, ज्वेलरीज दिखाई देंगे। तो आप ये बताइए कि नागपुर में कितने ऐसे ज्वेलर्स है जो ये सब डायमंड पे डील करते हैं, किस तरह का मार्केट है यहाँ पे, उस बारे में बताइए। मोस्टली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एज ए मैन्युफैक्चरर 5 या 6 लोग ही हैं और एज ए होलसेलर नियर अबाउट 12 से 15 लोग हैं। एज ए रिटेलर नियर अबाउट बहुत सारे जितनी भी शॉप्स होंगी उसमें 30 to 40% शॉप्स में डायमंड ज्वेलरी बेची जाती है। क्रेज इसलिए है, पहले डायमंड का रिटर्न होने पर दिक्कत थी, पहले वापसी में ज्वेलर्स उसका एक अंदाज़ा नहीं लगा पाता था तो रिटर्न में पैसा कम होता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज 90% कैशबैक है, 100% एक्सचेंज है, कहीं 85% कैशबैक है, 90% एक्सचेंज है। उसकी वजह से लोगों का डायमंड की तरफ थोड़ा ध्यान बढ़ा है और डायमंड ज्वेलरी ऑलमोस्ट 18 कैरेट में बनी होती है, इसलिए यूज़ करने में इजी होती है। 916 यानी 22 कैरेट की कोई भी ज्वेलरी जो गोल्ड होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको डेली यूज़ करने में दिक्कत जाती है। पर 18 कैरेट की कोई भी चीज़ आप डेली यूज़ आसानी से कर सकते हैं। सर रेट वेरिएशंस भी काफी मायने रखता है। अभी ये देखा कि जो ट्रेडिशनल जो डायमंड ज्वेलर्स हैं उनके रेट्स में और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो अभी नए प्लेयर्स आए उनमें काफी वेरिएशन होता है। तो ये वेरिएशन कहाँ जनरेट होता है उस बारे में बताइए। आप इमेजिन करिए सर कि कोई पर्टिकुलर पर्सन 200 स्क्वायर फीट में काम कर रहा है और 300 स्क्वायर फीट में उसका फैक्ट्री है, 200 स्क्वायर फीट में उसका ऑफिस है या शोरूम है। उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होगा, उसके यहाँ एम्प्लॉय का पावर कितना लगने वाला है एम्प्लॉयमेंट का, और कॉरपोरेट सेक्टर में ब्रांड एम्बेसडर, एम्प्लॉयज़, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें अगर आप काउंट करेंगे तो उनका खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो ये सारा खर्चा सिवाय डायमंड के और किसी चीज़ पर लाद नहीं सकते। इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर के डायमंड्स में और जो जमीनी लोग हैं जो डायमंड बेचते हैं उनके रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो उनकी मजबूरी है, उनको डायमंड के रेट अगर नहीं बढ़ाएंगे तो उनका नहीं चल पाएगा, क्योंकि गोल्ड तो 75 टंच का है, 75 टंच का है, तो गोल्ड तो उनको 75 के रेट में ही बेचना है। तो गोल्ड के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेबर के साथ बहुत ज़्यादा हो गया, 200-300 रुपये पर ग्राम का एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो बाकी जो वजन आएगा प्रॉफिट का वो सीधा डायमंड पे जाएगा। और छोटे दुकानदार या छोटे मैन्युफैक्चरर का खर्चा इतना नहीं होता है जितना खर्चा कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोगों का होता है। वहाँ 150, 200 लोग एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, उनकी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बड़े बड़े आते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से लेके सब चीज़ों का खर्चा उनका बहुत ज़्यादा है। वो आएगा, आफ्टर ऑल वेट आएगा तो डायमंड पे ही आएगा। जो सर हम बात करते हैं जैसे राय डायमंड जो होते हैं, कच्चे जो हीरे होते हैं जी, उसको प्रोसेस करके उसको बाद में फिर एक नया सेटअप तैयार होता है। तो ये किस तरह का एक बिजनेस होता है, उस बारे में बताइए। ये बेसिकली जो वहाँ की भाषा है जहाँ पर ये काम होता है, इसको घंटिया बोला जाता है। यानी रफ साउथ अफ्रीका से आएगी, मैक्सिमम रफ। पूरे वर्ल्ड में 2 सिटी, एक एंटवर्प और दूसरी सूरत। एशिया की 2nd नंबर की मंडी सूरत है जो डायमंड का कटिंग करती है, और फर्स्ट एंटवर्प आप बोल सकते हो। अब ये रफ आती है पूरी साउथ अफ्रीका से, और ये प्रॉपर सिटी में इसके खरीदार होते हैं जो घंटी का काम जिनका होता है। नीचे एक फरसा चलता रहता है सान का, और डायमंड कटर उसको कट करता है। तो ये लोग अपना एक अनुमान लगाते हैं, सपोज 1 किलो की रफ आती है तो उसमें से मुश्किल से 200 ग्राम या 150 ग्राम
डायमंड निकलने की संभावना रहती है। वो भी एक अंदाजा रहता है कि कितनी प्योरिटी उसमें रहेगी, पूरी की पूरी प्योरिटी उसमें रहेगी ये जरूरी नहीं है। तो ये प्रोसेस है कि रफ आने के बाद में घंटी वालों ने परचेस करना, जिनकी फैक्ट्रीज है डायमंड को पॉलिश करने की, कट करने की। उसके बाद कट पॉलिश होने के बाद उस कारखाने से ट्रेडर्स लोग खरीदेंगे और कोई एक्सपोर्ट करेगा, कोई कंट्री में ही बेचेगा। इस तरीके की प्रोसीजर है। सर जेम्स और प्रीशियस स्टोन्स है, इसमें भी आपका डीलिंग है। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि काफी जो लोग हैं, एक तरह से उनमें एक भ्रम की भावना होती है, इलस्ट्रेशन होता है कि एक्चुअली रियल क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो आप जैसे कि ज्योतिषाचार्य भी वो चीज सजेस्ट करते हैं, लेकिन कोई बोलता है कि श्रीलंका का जो जेम्स है वो ओरिजिनल है। तो आपका क्या है इस बारे में एनालिसिस, इस बारे में बताइए आप। सविस्तर अगर बताऊं मैं तो इसमें मुख्यतः पुखराज, माणक, मोती, मूंगा, गोमेद, लहसुनिया, ये सारे पत्थर होते हैं। ओरिजिनल अगर हम लेने जाते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई बर्फ जमा रहा है फ्रिज में और जमाते समय उसमें थोड़ी धूल अगर पड़ जाती है तो बर्फ के साथ वो धूल जम जाती है। उसी प्रकार जमीन में ये स्टोन्स बनने की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय वहाँ जो इंक्लूजन्स होते हैं, जो हवाओं में बबल्स होते हैं, जो अभ्रक होता है, वो इन पत्थरों में मिक्स हो जाता है। सपोज इनमें से कोई पत्थर बहुत क्लियर होके निकल रहा है तो उसका रेट बहुत हाई हो जाता है, और कोई पत्थर में इंक्लूजन बहुत ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसके रेट कम हो जाते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस और जुड़ी है, क्योंकि बहुत महंगा हो गया पुखराज, ब्लू सफायर यानी नीलम, तो बैंकॉक नीलम, बैंकॉक पुखराज, ये सब चीजें प्रोसेस होके आने लगी है, जो सस्ते दामों में 1300 रुपए कैरेट, 800 रुपए कैरेट बिक रही है। पर एक्चुअल में अगर ओरिजिनल जेम्स हम लेने जाते हैं तो ओरिजिनल मूंगा अगर लेने जाएंगे तो 700 से 1500 रुपए कैरेट मिल जाएगा। बाकी कोई भी पत्थर जो ओरिजिनल रहेगा और जो इंक्लूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, मिनिमम 20,000 15,000 रुपीज पर कैरेट का आएगा, और वो अफोर्डेबल सबसे नहीं होता है। तो ज्योतिष शास्त्र जब सजेस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि ये आदमी कुंडली दिखाने आया है और इसको अगर मैं अभी बोलूंगा 15,000 रुपए कैरेट की चीज है तो शायद घबरा जाएगा। तो वो लोग कम पावर वाली चीजें रखते हैं अपने पास में, जो हीटेड होती है, जो ट्रीटेड होती है, और वो लोग उनको वो बेचते हैं। सर ये जेम्स का जैसा आप बोलते हैं कि जो काफी महंगा भी लेते, प्रीशियस भी लेते, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और कोई बोलते कि वो पहनने के बाद भी, धारण करने के बाद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपके नजर में वाकई में इफेक्ट होता है क्या? 100% इफेक्ट होता है। साइंस है, ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा गया है। अगर हम इसको ज्योतिष शास्त्र से नहीं जोड़ते तो हम, मतलब ये तो कई वर्षों से जुड़ा हुआ है, तो रेनबो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको रेनबो का, एक बारिश आने के बाद धूप आती है और रेनबो हम देखते हैं, तो रेनबो में सारे 7 कलर्स हैं। जिस 5 एलिमेंट से, पंच महाभूत से आपका शरीर बना हुआ है, उसी पंच महाभूत से वो रेनबो भी बना हुआ है। आपके बॉडी में वो सारे कलर्स हैं जो रेनबो में है। सिर्फ फर्क इतना है, साइंस ने WBC ढूंढ लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC ढूंढ लिया, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद में जब आपको कफ आता है तो कभी हरे कलर का आता है, पित्त आता है तो पीले कलर का आता है। आपके बॉडी में वो सारे कलर्स हैं। कुंडली एक पैथोलॉजी लैब है देखने के लिए कि आपके बॉडी में कौन से कलर की कमी है। वो देखने वाला अगर एक्सपर्ट है और आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है तो 100% उसका इफेक्ट आपको प्रॉपर आएगा। लेकिन देखने वाले की प्रक्रिया अगर कहीं लोभवश है या देख नहीं पा रहा है बराबर, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसका प्रिडिक्शन प्रॉपर अगर नहीं रहेगा तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा।